बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र के तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी देखेंगे आज इसमें। ठीक है, तो धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले देखते हैं, अब तक जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी हो चुकी है। 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। इन ज्ञात तत्वों में लगभग 2/3 क्या है, धातु हैं और शेष अधातु। प्रत्येक तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुण के आधार पर तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में विभाजित या विवर्गीकृत किया गया है। तो धातु धातु किसे कहेंगे? धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। ठीक है, या वे तत्व जिसमें चमक हो या आघातवर्धक हो, चोट करने पर वो बढ़े फैले। ठीक है, तथा जिसकी तनन क्षमता अधिक हो, जिसे खींच कर तार बनाया जा सकता हो या पीट कर उसे चादर बनाया जा सकता हो, और जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, धातु कहलाते हैं। ठीक है, धातु के विशिष्ट गुण। धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि। कमरे के ताप पर धातु सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन एक अपवाद है, क्या? पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, धातु प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, अधातु। अधातुएं वे रासायनिक तत्व हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं। मतलब इसे पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता है। ये भंगुर होते हैं, इस पर आघात करने पर ये बिखर जाते हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, कौन? क्या? ग्रेफाइट। और इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुएं ज़्यादातर गैसीय अवस्था में होती हैं, जबकि कुछ ठोस और एक द्रव अवस्था में होती हैं, जैसे ब्रोमीन। जैसे धातु में पारा द्रव अवस्था में होता है, वैसे ही अधातु में ब्रोमीन। अधातु के गुण। अधातु अम्लों से प्रायः अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे सल्फर HNO3 के साथ मिलकर H2SO4 बना लेती है। सल्फर को ऑक्सीकृत कर क्या बनाती है? H2SO4। अधातु के गुण। अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, आयनों का बनना। जब कोई परमाणु या एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब वह परमाणु धनाविष्ट हो जाती है। जिसके विपरीत जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। यह धनाविष्ट या ऋणाविष्ट परमाणु आयन कहलाते हैं। मतलब अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब किसी दूसरे को दे रहा है, तो क्या होगा? वो धनी होगा, तभी तो दे रहा है वो, इसलिए वो क्या हो जाएगा? धनावेशित। और जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। मतलब उसके पास नहीं है तो वो क्या कर रहा है? किसी से मांग रहा है, ले रहा है, तो क्या होगा? वो उसमें कोई कमी होगा, वो गरीब होगा, तभी तो ऋणी होगा, तो क्या हो जाएगा? ये ऋणावेशित। ठीक है, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है? परमाणु अपने सबसे बाहरी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं, जिससे वे अधिक स्थिर हो जाते हैं। यह नियम बताता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, खोकर या साझा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सब अपने जीवन में क्या करते हैं? उत्कृष्टता, मतलब उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं, उत्कृष्ट होना चाहते हैं। मतलब तो
आइडियल होना चाहते हैं, अपने आइडियल के जैसा होना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये अपने सामने वाले हीलियम के जैसा होना चाहता है। ठीक है, हाइड्रोजन किसकी तरह होना चाहता है, हाइड्रोजन किसकी तरह होना चाहता है, तो हीलियम की तरह होना चाहता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये किसकी तरह होना चाहेंगे, नियोन की तरह। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये किसकी तरह होना चाहेंगे, आर्गन की तरह। मतलब अपने सामने वाले जो आइडियल हैं, आइडियल गैस हैं, जो उसके तरह उत्कृष्ट होना चाहते हैं, उत्कृष्ट पद को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। रासायनिक बंधन, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। ठीक है, तो आयनिक बंधन क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, NaCl का बनना, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को क्या कहेंगे, विद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन। जैसे एकल सहसंयोजक बंधन, ये भी तीन प्रकार का, एकल, द्विक और त्रिक। तो एकल सहसंयोजक बंधन का उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन अणु का बनना। और द्विक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन अणु का बनना। और त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है नाइट्रोजन अणु का बनना। ठीक है। सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं, सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव या गैस होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः निम्न होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मीथेन, एसिटिलीन, जल, ये सब किसके उदाहरण है, सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं खनिज एवं अयस्क। तो खनिज किसे कहेंगे, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, ये सब किसके उदाहरण है, खनिज के उदाहरण है। ठीक है। अब अयस्क, अयस्क किसे कहेंगे, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो, प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिससे कम खर्चे में एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके, उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है। जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। और हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मिश्र धातु, मिश्र धातु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं तथा एक धातु का समांग मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, सोल्डर, ब्रोंज, ये सब किसके उदाहरण है, मिश्र धातु के उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यदि कोई एक धातु पारा है, कोई एक धातु पारा है, तो इससे जो मिश्र धातु या मिश्रातु जो बनेंगे उसको क्या कहेंगे, अमलगम कहते हैं। ठीक है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, जंग, जंग मतलब युद्ध नहीं, जंग मतलब लोहे में जो जंग लगता है वो, उससे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहता है, यसद लेपन। जस्ते जिंक का उस पर परत चढ़ाते हैं, जिसको यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इससे, इस अध्याय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। ठीक है। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, जा सकता है, तो किसे काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, अभी पढ़े थे, क्या था वो, ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, अगर यहाँ धातु होता तो पारा। ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को। ठीक है। पीतल किसका उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण है, अभी पढ़े थे, मिश्र धातु का। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है पीतल।
हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण या यसदलेपन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का कौन सा होता है? चांदी, एजी। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। सीनेबार, सीनेबार किसका अयस्क है? तो सीनेबार पारा का अयस्क है। अम्लराज में सांद्र HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो अम्लराज में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।